अपडेट किया आपने या फिर डिलीट किया, तो ये क्या है, आप डीएमएल परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब तक इंस्टीट्यूट में जब तक सब 10 बजे तक है आज इंस्टीट्यूट ऑन। सर का नंबर दे देना। ठीक है। कहाँ तक है? नाम का होल्ड है, कोई मसला नहीं। असल में मसला इतना है भी नहीं जितना पहले समझाया। ठीक है, ये मसला है। उसको मेरी जान से ज़्यादा पेट्रोल की लगी है, पेट्रोल दे देगा। पेट्रोल मेरे पास खुद पेट्रोल नहीं होगी, जब निकलेंगे तब देखा जाएगा क्या होना है क्या नहीं। सर मैं शुरू कोई मसला नहीं, जब तक रश खत्म हो जाएगा ना, कब तक रहेगा रश? जब तक पंप बंद नहीं होगा। हाँ, तो ये दूसरा रश खत्म हो जाएगा, कब तक खुला है? वो हो जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये आपकी डीएमएल परफॉर्म कर रहे हैं, डीएमएल कहलाती है। जैसे ही आपने कोई पहली डीएमएल स्टार्ट की, आपकी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, और ट्रांजैक्शन एंड कब होगी, जब आप कमिट करेंगे, यानी कि सेव करेंगे या फिर रोल बैक करेंगे। रोल बैक का मतलब ट्रांजैक्शन खत्म कर दी। ट्रांजैक्शन के अंदर आप मल्टीपल डीएमएल्स परफॉर्म कर रहे हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है आपकी एडिंग अ न्यू रो टू अ टेबल, कि आपके पास टेबल मौजूद है, स्ट्रक्चर, ठीक है, और उसमें आप नया डेटा ऐड करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए आपके पास स्टेटमेंट है इंसर्ट की। तो हम आए SQL++ और HR से हम आए स्कॉट पर, और अब हमें कहा गया कि ये एक टेबल है जिसका नाम है DPT। ठीक है, इस टेबल के अंदर आपको डेटा ऐड करना है। जिस टेबल में भी आप डेटा ऐड करते हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उसमें कॉलम्स कौन कौन से, ठीक है, और उनकी डेटा टाइप क्या है। डेटा टाइप मेंशन की हुई है। तो सिंटैक्स हमारा जो है वो कुछ इस तरह से है। हमने लिखा इंसर्ट इनटू टेबल नेम। कौन सी टेबल में ऐड करना है? DPT में। और एक चीज़ आप ऑप्शनली बता सकते हैं, आप कौन कौन से कॉलम में वैल्यू देना चाह रहे हैं। अगर आपने ये नहीं बताया तो इसका मतलब है तमाम कॉलम्स में आपने वैल्यू देनी है, और उसी सीक्वेंस में देनी है जिस सीक्वेंस में आपको डिस्क्राइब के अंदर नजर आता है। यानी कि अगर मैं लिखूँ इंसर्ट इनटू DPT और मैंने नहीं बताया कि कौन से कॉलम में मैंने वैल्यू देनी, तो इसका मतलब क्या है, ऑल कॉलम्स। वैल्यूज़ की क्लॉज आती है, और देन आप बताते हैं कि अब सबसे पहले कॉलम कौन सा है, DPT NO। ठीक है, हमने लिखा 70 नंबर है ये, और देन डिपार्टमेंट का नाम। डिपार्टमेंट का नाम करेक्टर डेटा है, करेक्टर डेटा सिंगल कोड के अंदर आता है, हमने लिखा एजुकेशन। ठीक है, थर्ड क्या है, लोकेशन। लोकेशन किस चीज़ में, नंबर में और चार 2 में, करेक्टर में। हमने इसमें लिख दिया कराची। ठीक है, इसको कहीं और मूव करना चाहिए, यहाँ के हालात सही नहीं, और एंटर कर दिया। सेलेक्ट, और 1 रो क्रिएटेड, आपके पास मैसेज लिखा हुआ गया। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT। नया रिकॉर्ड आया, नया रिकॉर्ड यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको करते हैं रोल बैक। रोल बैक मीन्स रोल बैक कैंसिल, रिवर्स कर दो, यानी कि जो भी आपने चेंजेस की थी वो ख़त्म कर दो। अब आप देखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम DPT, वो रिकॉर्ड गायब हो गया। ठीक है, इसी जी सर ये जो रोल बैक है, ये रोल बैक कितना, ये जो लास्ट प्री मॉडिफाइड डेटा जो होता है ना, या प्री कमिटेड डेटा जो है, वहाँ तक आपके पास डेटा मौजूद है, वो सेव है ऑलरेडी। अब आपने जैसे ही कोई चेंजेस की, नई चेंजेस आ गई, अब अगर आप उसको सेव नहीं करेंगे, रोल बैक करेंगे, तो लास्ट जहाँ तक कमिटेड था वो रहेगा। अच्छा, यानी कि अगर सपोज करें मैंने ये सेशन खोला, 10 अगर रोज में इंसर्ट की, रोल बैक किया तो 10 की 10 जितना भी, वो इंसर्ट अपडेट डिलीट आप जितना भी करें। ये कीबोर्ड कौन चला रहा है भाई, क्या हो गया? सेशन क्लोज कर दिया जाए तो उसका इफेक्ट नहीं आएगा। सेशन क्लोज करने की बात हम बाद में करेंगे। ठीक है, सेशन अभी पहले थोड़ा सा डेटा तो ऐड कर लें हम लोग, सेशन भी क्लोज करें। सेशन क्लोज किया तो स्पूल बंद हो जाएगा आपका। ठीक है, डेटा चेंज हो जाएगा टेबल में, उस पर भी बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब दूसरा ऑप्शन ये है कि हमने लिखा इंसर्ट इनटू DPT, और अब मैंने कहा कि मुझे जो है स्पेसिफिक कॉलम में वैल्यूज देनी है। अगर मैं कॉलम का नाम नहीं बता रहा था तो मतलब तमाम कॉलम्स में वैल्यू देखनी है, लेकिन अब मैंने ब्रैकेट में लिखा है मुझे जो है DPT NO में वैल्यू देनी है और लोकेशन में वैल्यू देनी है। कौन सा स्किप कर दिया मैंने? डी नेम। जो स्किप कर दिया उसके अंदर नल चला जाएगा, यानी कि उसके अंदर आपने कोई भी वैल्यू पास नहीं की, वैल्यूज। अब आपको यहाँ पर जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ बताया उस सीक्वेंस में वैल्यू लिखनी है। हमने लिखा 75, डिपार्टमेंट नंबर और लोकेशन
इस्लामाबाद कर दी। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीडी, तो अब ये क्या आ गया, डी नेम में नल क्यों आ गया, क्योंकि हमने यहाँ पर बताया नहीं। ठीक है, इसको हमने रोल बैक कर दिया दोबारा से। हम अब आते हैं ईएमपी के टेबल की तरफ। ईएमपी के टेबल में तो थोड़े से कॉलम ज़्यादा मौजूद हैं यहाँ पर, और अब हमने लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी। अब ईएमपी में अगर आप तमाम कॉलम्स में एंट्री करना चाह रहे हैं तो आप वैल्यूज़ लिखेंगे और देन पहले कॉलम में जो वैल्यू देनी है वो लिखिए, दूसरे में जो लिखनी है वो लिखिए, और इस तरह से हर तमाम कॉलम्स में लिखना है। लेकिन हम लिखा एम्प्लॉय नंबर हम देना चाह रहे हैं, जॉब देना चाह रहे हैं, ई नेम देना चाह रहे हैं, सैलरी देना चाह रहे हैं, ड्यूटी है ना। जो एम्प्लॉय नंबर ना दे तो एम्प्लॉय नंबर ना दें तो नॉट नो। रिक्वायर्ड कॉलम है, इसको आप नल नहीं छोड़ सकते। ठीक है, वैल्यूज़। अच्छा, जिस सीक्वेंस में आपने यहाँ पर लिखा है इसी सीक्वेंस में आपको वैल्यूज़ इसमें इनपुट देनी है। ये क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है। ठीक है, और आपको एक क्यूरी दिखा देगा कि डेटा ऐड हो रहा है, बताएं कौन सा वाला मेथड जो है वो सही है। उसमें जानबूझ के इधर उधर गलतियाँ करोगे, यानी कि हमने सीक्वेंस में पहले एम्प्लॉय नंबर लिखा है, वो पहले जॉब की वैल्यू दे देगा तो गलत हो जाएगा। पहले एम्प्लॉय नंबर लिखा है तो यहाँ पर पहले आपको एम्प्लॉय नंबर ही लिखना है। हम यहाँ पर यूँ कर देते हैं, हम लिख दिया 1010 वैल्यूज़। ठीक है, 1010 जॉब क्लर्क, ई नेम। अब ये करेक्टर डेटा है तो हम इसे न्यूमेरिक में लिख रहे हैं, और इसके बाद क्या, ई नेम के बाद सेल। अब सेल को भी हमने न्यूमेरिक में लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेल को आप अगर न्यूमेरिक सिंगल कोड में लिख दें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन बहरहाल रिक्वायर्ड नहीं है ये। तो ये भी क्वेश्चन आता है जिसमें वो इसी तरह से डेटा दिखाएगा कि सिंगल कोड के साथ डेटा ऐड किया, तो ये कोई इशू नहीं है। और DPTNO 10 ये आपने ऐड कर दिया। अब हमने इसकी क्या वैल्यूज़ नहीं दी, MGR नहीं दिया, हायर डेट नहीं दी और कमीशन नहीं दिया। जब हम क्यूरी करके देखते हैं तो अब ये इस रिकॉर्ड को आप देखें, वहाँ वैल्यूज़ मौजूद नहीं। इसी तरह से मैंने एक और रिकॉर्ड ऐड किया, इंसर्ट इनटू EMP, और मैंने कहा मैं एम्प्लॉय नंबर दूंगा, ई नेम, जॉब, सेल, हायर डेट और DPTN। ठीक है, वैल्यूज़। एम्प्लॉय नंबर 1011, पहले हमने क्या नंबर रखा था 1010। अब वही नंबर हम दोबारा असाइन नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर कंस्ट्रेंट बाय डिफ़ॉल्ट लगे हुए हैं, ये लगाने पड़ते हैं। ठीक है, अगर हम जब आगे बढ़ेंगे नया टेबल बनाएंगे तो ये कंस्ट्रेंट मौजूद नहीं होते कि भाई डुप्लीकेशन हो या ना हो, क्या ये कॉलम नल हो या ना हो। तो इसमें क्योंकि ये सैम्पल टेबल है तो इसमें ये तमाम चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा, और क्या है, जॉब के बाद सैलरी, हायर डेट। अब हायर डेट में हमें डेट इस फॉर्मेट में लिखनी पड़ती है जो कि डिफ़ॉल्ट है, 04-June-11। ठीक है, सिस डेट डालेंगे तो उसमें भी ये वो करके करना पड़ेगा। हाँ, नहीं, सिस डेट अगर आपने लिखा तो सिस डेट का फंक्शन क्या है, डेट रिटर्न कर देगा, सिंगल कोड में नहीं लिखना है इसे, ऑटोमेटिकली ये जो है डेट इनपुट दे देगा। और डिपार्टमेंट नंबर 30 कर दिया हमने। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। अच्छा, इसमें फॉर्मेट का वैल्यू जैसे आपने तो मतलब डिपार्टमेंट नंबर वो डालना जरूरी है जो डिपार्टमेंट हमारे पास available हाँ, है। जाहिर है अगर आपने कोई ऐसी वैल्यू लिखी जो मौजूद नहीं है तो ऐड आपने कॉलम्स लिखे हैं फिर उसके आगे मैंने कहा DPTNO, यानी कि सीक्वेंस में सीधा रखूँ वहाँ पे कुछ और दूँ तो वो तो जाहिर है एरर दे। वो एरर क्या होगा, वो अगर एक मिनट ये भी देखो, एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, जॉब एंड सेल। ठीक है, और मैंने लिखा वैल्यूज़। पहले क्या चाहिए उसको, एम्प्लॉय नंबर, लेकिन अगर मैंने डिपार्टमेंट नंबर लिखा 10 तो ये भी क्यूरी चल जाएगी। क्यों, क्योंकि वो नंबर की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा क्लर्क, अब नहीं होगा। ठीक है, और अगर मैं इतना ही बंद कर दूं तो यहाँ तो ये एरर दे रहा है, नॉट इनफ वैल्यूज। क्या आपने कहा है कि मैं 4 कॉलम्स में एंट्री करूंगा, आपने सिर्फ एक वैल्यू बताई है। अगर आपने 4 लिखे और आपने यहाँ पे 5 की वैल्यू बता दी तब भी एरर, टू मैनी वैल्यूज। ठीक है, और इसमें हमने ये क्या किया, ठीक है, और जॉब की जगह हमने एम्प्लॉय नंबर लिख दिया 8000 और सैलरी हमने लिख दी 3000। अब ये क्या बन गया अजीबोगरीब सा। सर लेकिन चेंज तो हो जाएगा क्योंकि करेक्टर में तो नंबर्स भी अलाउ होते हैं। पहला कॉलम क्या है, पहले पहले नंबर लेना था वो
वहाँ पे नंबर तो नहीं आ रहा ना, जब आप इसको चलाएंगे तो क्या कह रहा है, इनवैलिड नंबर, क्योंकि वो यहाँ पर नंबर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि नहीं भाई ये जो है एम्प्लॉय नंबर है, इसका नंबर दे दिया हमने 8000, इसका नाम हमने रख दिया और इसकी जॉब हमने रख दी। सर अगर नंबर को हमने इन्वर्टेड कॉमा में दे दिया, वो उसके कॉमा के अंदर करके दे दिया, तो ये एज अ कैरेक्टर ले लेगा? कैरेक्टर में तो चला जाएगा ना, क्योंकि कैरेक्टर जो आपकी वर्चार्ट हुआ है उसमें अल्फा न्यूमेरिक दोनों जाते हैं यहाँ पे डेटा। 8000 ठीक है। अच्छा, अब ये बता रहा है ये सिंटैक्स है, विद दिस सिंटैक्स ओनली वन रो इज इंसर्टेड एट अ टाइम, एक वक्त में एक रिकॉर्ड ऐड हो रहा है आपका। इंसर्टिंग न्यू रो, जैसे कि ये एग्जांपल दिखा रहा है एचआर के डिपार्टमेंट्स के टेबल में इंसर्शन कर रहा है, इंसर्ट इनटू डिपार्टमेंट्स। इसने बताया उसमें डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है, मैनेजर आईडी है, लोकेशन आईडी है, 4 कॉलम्स है और सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में बताया उसी सीक्वेंस में वैल्यू ऐड हो रही है। डिपार्टमेंट आईडी, फिर डिपार्टमेंट नेम, मैनेजर आईडी, फिर लोकेशन आईडी। ठीक है। डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का जो टेबल है उसका डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय का टेबल है मतलब नहीं, एम्प्लॉयज का जो टेबल है उसमें डिपार्टमेंट नंबर है, उसका रिलेशन हुआ होगा दूसरे डिपार्टमेंट। हाँ, जाहिर है। ठीक है सर, अगर मैं डिपार्टमेंट नंबर इसमें गलत लिखता हूँ, वैल्यू एंटर करता हूँ, जैसे उसमें 80 नहीं है, तो सर ये एरर देगा? नहीं देना चाहिए, देना चाहिए ना, एरर रहेगी तो। अगर मैं लिखूँ इंसर्ट इनटू ईएमपी और मैंने कहा मैं सिर्फ एम्प्लॉय नंबर, ई नेम और डीपीडीएन दूंगा। वैल्यूज़ में हमने लिखा 8001, ठीक है। नाम हमने रख दिया इसका, मैंने यहाँ पर यूज़र लिख दिया, यूज़र क्या रिटर्न कर देगा, करंटली कनेक्टेड यूज़र जो है स्क्वाड रिटर्न हो जाएगा। और डिपार्टमेंट नंबर हमने लिख दिया 88 और इसको ऐड कर दिया। क्या कह रहा है, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट का नाम पेरेंट की नॉट फॉर्म, कि भाई ये तो वैल्यू ऊपर मौजूद ही नहीं है तो आप इनवैलिड डेटा ऐड नहीं कर सकते, जिसका रिलेशन हुआ होगा उसमें एरर एरर दे देगा। एक बात। सेकंड, अगर मैं लिख दूं यूं, अब डेटा ऐड हो जाएगा। नो सर, क्योंकि 4 कैरेक्टर अलाउ। वैल्यू लार्जर देन स्पेसिफाइड प्रिसिशन अलाउड फॉर दिस कॉलम, डिस्क्राइब ईएमपी। ईएमपी एनओ जो है इसमें नंबर 4 लिखा है, मतलब 4 मैक्सिमम लेंथ हो सकती है, डिजिट 1 2 3 4 5। तो सर हम इसकी लेंथ बढ़ा भी तो सकते हैं। बढ़ाना एक अलग चीज़ है, बढ़ा तो हम सकते हैं, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम क्या है, उसकी कोई ना कोई लिमिट है ना, आप उससे ज़्यादा जो है उसमें डेटा ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी कॉलम हो। अच्छा, इसमें मेन चीज़ क्या है, इनक्लोज करेक्टर एंड डेट वैल्यूज इन सिंगल कोटेशन मार्क। सिंगल कोटेशन मार्क में आपको करेक्टर वगैरह या फिर डेट लिखनी पड़ती है। इसमें आप सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अगर मैं लिखूँ ये आपके पास डीपीटी का टेबल है, ठीक है, मैंने कहा इंसर्ट इनटू डीपीटी वैल्यूज और यहाँ पर मैंने लिख दिया $DID और सिंगल कोड में लिखा $D नेम और $D_ लोकेशन। अब क्या हुआ, रन टाइम में पूछ रहा है कि क्या दिया, नहीं हमने कहा 55। डिपार्टमेंट का नाम क्या है, मार्केटिंग है, और लोकेशन क्या है, गुलशन दे दी हमने, ठीक है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी, ठीक है। ये ऊपर क्यों आ रहा है, ऑरेकल किसी भी ऑर्डर में डेटा आपको शो कर रहा होता है, इसी वजह से हम ऑर्डर बाय क्लॉज यूज़ करते हैं कि हम अपनी मर्जी से देखना चाह रहे हैं तो हम ऑर्डर बाय लगाते हैं। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी और डीपीटी ऑर्डर बाय 1, ठीक है। अब ऊपर वाली क्लॉज में क्या हुआ, ये इम्प्लिसिट मेथड ये है कि आपने बताया कि डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट आईडी दूंगा और डिपार्टमेंट नेम, 2 कॉलम्स और है वहाँ पे, मैनेजर आईडी, लोकेशन आईडी, वो आपने मेंशन ही नहीं किया तो इसका मतलब उसमें नल चलेगा। और दूसरा मेथड है कि अगर आपने मेंशन यहाँ पर अगर मेंशन नहीं किया तो इसका मतलब क्या होता है, तमाम कॉलम में आपने वैल्यू देनी है। पहले में आपने लिखी डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम और खुद से नल लिख दिया, यानी कि तमाम के अंदर आपने खुद से लिख दिया नल, यानी कि उसके अंदर आप खुद एक्सप्लिसिटली खुद बता रहे हैं कि इसके अंदर नल भेज दो। तो ये दोनों मेथड्स हैं, आप ऊपर वाला यूज़ करें या नीचे वाला यूज़ करें, दोनों का एक ही काम होगा। अच्छा, रन टाइम का कर रहा था, जैसे वो डिपार्टमेंट नंबर लाइन वाइज मांग रहा था, जैसे डिपार्टमेंट नंबर पूछा था, और हम फॉरवर्ड स्लाइड दबा के दोबारा उस पे क्लिक करके हम दोबारा लिखते हैं, तो हाँ। ये 2 रॉज ऐड हो जाएंगी, अगली हो जाएगी ना, जैसे इसी को आप दोबारा रन करेंगे तो ये दोबारा वही क्वेरी रन होगी, दोबारा आपसे पूछेगा, आप जितनी बार रन करते रहेंगे ये पूछता रहेगा। मल्टी रॉज एक साथ ऐड।
नहीं नल हमने जिस तरीके से लिखा है हम्म। नल लिखे बगैर वो जो कॉमा में ब्लैंक छोड़ देते हैं वो भी तो नल वैल्यू नहीं, वो अगर आप सिंगल कोट में स्पेस दे देंगे तो स्पेस काउंट होती है, नहीं अगर स्पेस नहीं दिया तो नल हो जाएगा वो। नल हो जाएगा। इंसर्टिंग स्पेशल वैल्यूज क्या, आपने हार्ड डेट की जगह सिसडेट लिख दिया, तो सिसडेट क्या करता है, आपकी डेट जो है वो रिटर्न कर देगा इसके अंदर। इंसर्टिंग स्पेसिफिक डेट वैल्यूज, अब देखें इसके अंदर क्या कर रहा है ये कि हमने लिखा, क्योंकि हमारा डेट फॉर्मेट क्या है डिफॉल्ट फ्रॉम डोट, ये है। अगर मैंने किसी और फॉर्मेट में दिया तो ये एरर देगा। अगर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू ईएमपी और इसके अंदर एम्प्लॉय नंबर, उसका नाम, उसकी जॉब, सेल और हायर डेट लिखनी है। वैल्यूज में हमने लिखा एम्प्लॉय का नंबर 8003, एम्प्लॉय का नाम हमने रख दिया, नाम भी ख़त्म हो गया, ठीक है। यूज़र तो अब 2 स्क्वाड तो आ चुके हैं, एक ही नाम के इतने सारे बंदे आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है। और ये क्या है, प्रेसिडेंट तो है ना, एक जॉब बता दी, सैलरी बता दी, और हायर डेट में मैंने लिखा इस फॉर्मेट में जो कि यहाँ पर आ रहा है, मैंने लिखा Feb 02 और 2011। क्या कह रहा है, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट ही नहीं है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, टू डेट का फंक्शन, जिसमें हम इसको लिखते हैं to_date, और हमने ये जिस फॉर्मेट में लिखी है हम इसको बताएंगे कि भाई ये किस फॉर्मेट में है। हमने यहाँ लिखा कि ये किस फॉर्मेट में है, पहले क्या है MON, देन ये फॉर्मेट है, और एक और ब्रैकेट क्लोज होगा या नीचे हुआ है, नहीं बहुत ठीक है। यानी कि हम अगर किसी और फॉर्मेट से डेट बताना चाहते हैं तो हम टू डेट का फंक्शन बताते हैं कि भाई मैंने जो डेट लिखी है ये इस स्टाइल में या इस फॉर्मेट में। अब जब हम चेक करते हैं सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, कौन सा रिकॉर्ड था 803, यहाँ पर कैसे शो होगी, जो कि डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। ये आप अपनी मर्जी से शो करना चाहते हैं तो 2 4 यूज़ करते हैं हम यहाँ पर, इस फॉर्मेट में आपको दिखाओ। स्क्रिप्ट बना रहा है वही सब्स्टिट्यूशन वेरिएबल, कि आप जो है स्क्रिप्ट जनरेट करा सकते हैं M% के ज़रिए। ये ISQL+ के मेथड से दिखा रहा है कि आपने M% दे दिया, अब जब आप रन करेंगे रन टाइम पे आपसे वैल्यू पूछेगा कि क्या वैल्यू होनी चाहिए। उस टाइम वो पूरी स्क्रिप्ट लिखने की जरूरत नहीं है, बस रन टाइम पे बस एक बार बना दिया, अब आप उसको जब भी रन करेंगे वो डायरेक्ट आपसे वैल्यूज पूछता रहेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं, ये क्यूरी लिख के हम इसको सेव कर देंगे, सेव क्यूरी नेम, OS पे जाके सेव हो गई। अब जब भी रन करेंगे वो रिकॉर्ड ऐड करने के लिए आपसे पूछेगा क्या ऐड करना है। जी लॉगिन के अंदर इंसर्शन थोड़ी करानी है हमने, हर बार कनेक्ट होंगे तो इंसर्शन के लिए मांगेगा। करा सकते हैं, डैश 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 रख सकते हैं, जब भी कराना हो उसको खोल दो। हो सकता है बार, ये भी सही है, चलो मान लेते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा मेथड इसमें ये जो मेथड यूज़ कर रहे थे ये सिंपल है कि हमें एक रिकॉर्ड ऐड करना है। दूसरा मेथड आपके पास है कि आपके पास एक और टेबल है कोई, जैसे ये मौजूद है इसके अंदर, और इसको मैंने कर दिया खाली, ठीक है। ये अपने आप मेन टेबल EMP पे मत चलाएगा, खाली हो जाएगा और वापस नहीं आएगा, ठीक है। रोल बैक नहीं होता, ये DDL स्टेटमेंट है। इसके अंदर कितने रिकॉर्ड्स हैं, कुछ भी नहीं, ठीक। ये मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, अगर आपको बनाना है आप बना लें। क्रिएट टेबल EMP2 एज सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, एक और टेबल बन गया। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ इस टेबल के अंदर डेटा दूसरे टेबल से आ जाए, तो मैंने लिखा इंसर्ट इनटू EMP2। अगर अब EMP2 और EMP दोनों सेम स्ट्रक्चर के हैं, सारे कॉलम एक जैसे हैं। अगर आप चाहते हैं सेम आ जाए तो फिर तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप चाह रहे हैं स्पेसिफिक कॉलम आए और स्पेसिफिक कॉलम में चले हैं, तो हमने लिखा EMP2 का जो एम्प्लॉय नंबर है उसमें, ईनेम में, जॉब में, सेल में, हायर डेट में और DPT हैंडओवर वैल्यूज़ आप ऐड करना चाह रहे हैं, और इंसर्ट इनटू, और अब आपने लिखा सेलेक्ट। ये हमने ऊपर वाली लाइन में बताया कि इस टेबल के इस कॉलम में वैल्यूज़ ऐड करनी है। सेलेक्ट के बाद आप बताएंगे कौन से कॉलम जो टेबल से उठा रहे हैं, एम्प्लॉय नंबर, ईनेम, जॉब एंड सेल, हायर डेट एंड DPT। सेम वही नंबर ऑफ कॉलम्स मैच हो रहे हैं।
वैल्यूज आपने मिस कर दी, वैल्यूज़ की क्लॉज नहीं आती है इसके अंदर। इसमें नहीं है। जब आप एक टेबल से दूसरे टेबल के अंदर डेटा डालते हैं तो उसके बाद सेलेक्ट की स्टेटमेंट आती है, वैल्यूज़ की क्लॉज खास तौर पे लिखा हुआ है, डू नॉट यूज द वैल्यूज क्लॉज, मैच द नंबर ऑफ कॉलम इन द इंसर्ट क्लॉज टू दोज इन द सब क्यूरी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 नंबर ऑफ क्यूरीज कॉलम्स का मैच होना ज़रूरी है। और अगर मैंने लिख दिया यहाँ पर फ्रॉम EMP, ये क्या काम करेगा? EMP से ये कॉलम्स उठा के इधर ले आएगा। लेकिन अगर मैं लिखा वेयर जॉब इक्वल टू क्लर्क, सिर्फ क्लर्क तो सिर्फ क्लर्क की ये रिकॉर्ड जो है उठा लो, 5 रिकॉर्ड्स आ गए। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP 2। MGR क्यों नहीं आ रहा, कमीशन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया था। इस तरह से हम कर रहे होते हैं इसमें। अच्छा, अगर मैं लिखूं इंसर्ट इनटू EMP 2, करंटली कितने रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर? 5 है। और मैंने लिखा इसमें से एम्प्लॉय नंबर पे मैं ऐड करना चाह रहा हूँ ई नेम एंड जॉब पर, ठीक है। और मैंने लिखा सिलेक्ट DPTNO डी नेम एंड लोकेशन फ्रॉम DPT। अब क्या होगा? नहीं चल हो जाएगा, आ जाएगा, हो जाएगा। क्यों नहीं चलेगा? वजह आ जाएगा। सेम लोकेशन में सर चल जाएगा। क्यों? सारे कह रहे हैं इसमें जैसे चल जाएगा। चल जाएगा, चलेगा सर। चलेगा सर। वजह सर उसकी आपने ऊपर 3 वैल्यूज दी हैं, एम्प्लॉय नंबर, 3 कॉलम्स हमने डिफाइन किए और क्यूरी में भी 3 आ रही है। एक बात, और डेटा टैक्स डेटा टाइप साइन तीनों। नंबर करेक्टर, ठीक है। तो ऑरिकल की रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लॉजिकली ये मिस्टेक है, ठीक है, आप गलत डेटा ऐड करें, लेकिन क्योंकि आपने उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी डेटा लेकिन तो डेटा जो है वो ये डेटा ला रहा है। क्या डेटा आ रहा है कि वो EMP का DPT का डेटा लेकर आ गया। एरर क्यों नहीं आया? क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स और डेटा मैच हो रही है, ठीक है। तो अब आपका जो सिस्टम है ऑरिकल वो इतना तो रिकग्नाइज नहीं कर सकता ना कि आप काम सही कर रहे नहीं कर रहे। उसने तो आपको बोला कि नंबर ऑफ कॉलम मैच होने चाहिए और डेटा टाइप मैच होनी चाहिए, तो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई। लेकिन अब आप गलत टेबल से ला रहे हैं तो ये आपकी गलती है, उसकी गलती नहीं है, ठीक है। रोल बैक। अच्छा, अब सेकंड चीज है आपके पास चेंजिंग डेटा इन द टेबल, यानी कि टेबल आपके पास मौजूद है EMP जैसे ये डेटा मौजूद है और इसमें रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है और उसमें कोई चीज़ आप चेंज करना चाह रहे हैं। मतलब सबसे टॉप पे जो एम्प्लॉय है इसकी आईडी क्या है? 1010। इसकी सैलरी कितनी है? ये रिकॉर्ड मौजूद है ना 1010 को। इसकी सैलरी है 3000। हम चाह रहे हैं इसकी सैलरी 4000 हो जाए, 15000, 3000 से डायरेक्ट 15000। बड़ी पर्ची इसकी है, ये $3000 है, ठीक है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत ज़्यादा है इसकी सैलरी ऑलरेडी, ठीक है। नहीं, रुपीज़ नहीं है। तो अब हम इसे अपडेट करते जा रहे हैं। अपडेट का मतलब क्या है? डेटा टेबल के अंदर कोई रिकॉर्ड ऑलरेडी मौजूद है और उसमें किसी किस्म की आपने मॉडिफिकेशन करनी है। हमने लिखा अपडेट EMP, यानी कि अपडेट के बाद आपने टेबल का नाम लिखा, सेट के बाद आप उस कॉलम का नाम बताएंगे जिसको आप अपडेट करना चाह रहे हैं, सेल, और देन उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? आपने कहा 3000 है, इसकी सैलरी अब क्या है? 4000 होनी चाहिए। अब आपको ये बताना है यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं आप, कौन से रिकॉर्ड की, किसकी चेंज करनी है। अगर आपने नहीं बताया सब पे कर देंगे। तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी 4000 हो जाएगी यहाँ पर, अगर आपने ये कमांड चला दी। अगर मैं ये चला दूँ, क्या कह रहा है? 18 रोज अपडेटेड, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, सबकी 4000 हो गई। तो रोल बैक किया हमने, कैंसिल कर दिया गया। भाई मैंने ये काम किया था, इसको रिवर्स कर दो, अंडू कर दो। अब हमने दोबारा लिखा अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू 4000, किसकी? वेयर क्लॉज, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 1010। अब वेयर क्लॉज के अंदर आप कुछ भी लगा सकते हैं। वेयर जॉब इक्वल टू, वेयर हायर डेट इक्वल टू, वेयर जॉब वेयर सैलरी लेस देन, ग्रेटर देन, और बल्कि सब क्यूरीज वगैरह भी, सब तमाम चीज़ें इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। 1 रो अपडेटेड। अब आप चेक करें 1010 की सैलरी कितनी हो गई? 4000 हो गई, ठीक है। अगर मैं लिखूं अपडेट EMP, हमसे कहा गया कि डिपार्टमेंट नंबर जो 10 है ना, इसके जो एम्प्लॉयज़ हैं इनकी सैलरीज में 25% इंक्रीमेंट कर दो। चेक किया हमने, इनकी करंट सैलरीज कितनी है?
ये करंट सैलरीज है। अब हमें कहा गया कि इनकी सैलरीज में 25% इंक्रीमेंट कर दो। अपडेट EMP सेट सेल इक्वल टू अप सेल मल्टीप्लाई बाय 25 किन की करनी है? DPT NO इक्वल टू 10। 4 रोज अपडेट हो गई। सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम EMP वेयर DPT NO इक्वल टू 10। 4000 का 25% कितना बनता है? 1000। अगर 4000 के 4 टुकड़े कर दिए हैं तो कितने बन जाएंगे? 1000 1000 1000 1000। वो ऐड हुआ तो कितना हो गया? वो 5000 हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं लिखूं ये आपके पास डेटा है, अब आप इसका जवाब देंगे क्या होगा इसमें। ये आपके पास DPT का टेबल है, ये आपके पास EMP का टेबल है, ठीक है। और हमने लिखा अपडेट EMP सेट DPT NO इक्वल टू 99 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7934। आप बताओ कुछ इस क्यूरी में काम क्या हो रहा है? मुझे पहले ये बताएं कि इसमें काम क्या करने जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं ना, कौन से एम्प्लॉय को? 79 7934 एम्प्लॉय है, उसकी क्या चीज़ हम अपडेट कर रहे हैं, यानी कि चेंज कर रहे हैं। डिपार्टमेंट नंबर 90, डिपार्टमेंट नंबर उसका 99 कर रहे हैं। पहले क्या है उसका डिपार्टमेंट नंबर? 10 है। तो मसला क्या है? एक मिनट मिनिमाइज कर दूँ? डिपार्टमेंट नंबर भी उसका बताना पड़ेगा। बता तो दिया। डिपार्टमेंट नंबर 99 कर दो। किसका? जिस बताने से- बता दूँ, ठीक है। हाँ, सर क्योंकि 99 डिपार्टमेंट नंबर तो है नहीं। मैं कह रहा हूँ इसका डिपार्टमेंट नंबर 99 कर दो। ऊपर डिपार्टमेंट नंबर 99 है तो फिर कहाँ से करेगा भाई? क्या कह रहा है? पेरेंट की नॉट फॉर्म। ठीक है। इसी तरह से अगर मैं लिखूँ ये आपके पास डेटा है फ्रॉम DPT और मैं लिख दूँ अपडेट DPT सेट DPT NO इक्वल टू 99 वेयर DPT NO इक्वल टू 10। अब क्या होगा? सर हाँ, चेंज हो जाएगा 10 अच्छा। 99 में नहीं होगा सर, बोलेगा चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट। डिपार्टमेंट नंबर 10 में एम्प्लॉयज काम करते हैं, हाँ सर नहीं होगा। उसकी डिटेल मौजूद है। चाइल्ड रिकॉर्ड फॉर्म आप किसी मास्टर को चेंज नहीं कर सकते अगर उसकी डिटेल मौजूद है। आप किसी चाइल्ड को यानी चाइल्ड रिकॉर्ड्स को वो वैल्यू नहीं दे सकते जो पेरेंट में मौजूद चलो है। अगर हम डिपार्टमेंट नंबर खत्म करके इसका चेंजिंग करना चाह रहे हैं खत्म नहीं, डिपार्टमेंट नंबर 10 को अगर मुझे डिलीट करना है, ख़त्म करना है, तो पहले इसके रिकॉर्ड्स जो है ना एम्प्लॉयज़, उनको अगर आप कंपनी के हिसाब से देखो कि मुझे ये डिपार्टमेंट बंद करना है तो इसका मतलब क्या है? इसके अंदर जो एम्प्लॉय काम करते हैं उसके साथ मैं क्या करूँगा? या तो उसको पहले निकालें या उनको ट्रांसफ़र करें, देन होगा। उससे पहले आप डिपार्टमेंट ख़त्म नहीं कर सकते। तो सेम वही कि अगर आप डिपार्टमेंट नंबर 10 को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उनके एम्प्लॉयज़ को पहले या तो डिलीट करें या किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर दें, उसके बाद ये डिलीट होगा। डिपार्टमेंट सर नंबर लेकिन अगर 1000 एम्प्लॉय तो सर हम 1000 एम्प्लॉयज को सेलेक्ट कर करके क्यूरी लिखेंगे ना वेयर DPT NO इक्वल टू 10। डिपार्टमेंट का नेम तो चेंज हो सकता सर हम डिपार्टमेंट नंबर हाँ। चेंज करना चाह रहे हैं, जैसे 10 खत्म हो गया, अब हम इसी को अपडेट करके ना 20 करना चाह रहे हैं, उस अकाउंट इसका डीनेम चेंज करना चाह रहे हैं। डी नेम तो चेंज हो जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन डिपार्टमेंट नंबर 10 इस वजह से चेंज हो रहा है क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं और तमाम चेंज लिंक हुए हैं ना। लिंक तो है रिलेटेड हुआ है, लेकिन सर फिर इसको चेंज कैसे करेंगे हम? चेंज करने की क्या ज़रूरत है? मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक मैंने किसी से सुना कि वो चेंज करें। सर अगर इसमें 1000 एम्प्लॉयज काम करता हूं, इसमें 1 लाख भी एम्प्लॉय काम करते हैं, कोई मसला अब नहीं। इसको हम मूव करेंगे सर, लेकिन वो डिपार्टमेंट नंबर आप जो है ना यहाँ पर काम बाद में करेंगे, आप पहले रियल सिनेरियो पर हैं। आपको क्या ज़रूरत पड़ेगी कि आप इसका नंबर चेंज करें? मेरे पास एक डिपार्टमेंट चल रहा है अकाउंट्स का, उसका नंबर मैं क्यों चेंज कर रहा हूँ? इसकी क्या ज़रूरत है? इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। 99.9% इसकी ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ऐसा हम कर भी सकते हैं। चलो नॉमेनक्लेचर चेंज करेगा। नॉमेनक्लेचर हमने चेंज करने का फैसला किया। अभी हमारे 2 प्रीफिक्स में चलती है, हम 4 प्रीफिक्स के अंदर चेंज करना चाह रहा हूं। सब में 0 वो तो सब में चेंज करना, सबको आपको चेंज करना चेंज होगा। होंगे तो सबको शिफ्ट करना होगा पहले। अच्छा, ये बड़ा अच्छा फैसला किया आप लोगों ने। सर ये सही बोला है, मैं दूसरी चेंज बड़ा अच्छा फैसला किया कि नहीं, इसकी अगर आप बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखें तो कोई लॉजिक बनती है। कॉलम में मेरे पास डिपार्टमेंट इतने हैं और सिस्टम के अंदर मेरे पास 2 प्रीफिक्स हैं, 99 डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो सकते हैं। नहीं, वो मसला नहीं, वो आप इसकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। 3 करते हैं 999 हो गए, 4 करते हैं 9999 हो गए, तो ये बात नहीं हो सकती।
एक अलग- हम कर सकते हैं बहरहाल, ये जो क्वेश्चन है ना ये कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इस सवाल को आप अपने पास नोट कर लो, 3-4 क्लासेस के बाद दोबारा पूछना, हो सकता है इसका जिक्र आ जाएगा, ठीक है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, मैं फिर बता रहा हूँ, क्योंकि आमतौर पे अब एक बार जो नंबर जनरेट हो गया ना, हम हमारे पास- कंपनी के अंदर जो है ना डिपार्टमेंट नंबर वाइज तो काम कर ही नहीं रहे थे। आप आईटी से हटिए, जी जी आप कंपनी के अंदर जाएं कि भाई फलां डिपार्टमेंट में जाना है, तो आप क्या कहते हैं डिपार्टमेंट नंबर 10 में जाओ, आप बोलते अकाउंट्स में जाके ये काम कर दो, प्रोडक्शन में जाओ, एचआर के पास जाओ, इस तरह से बात करते हैं। आप नंबर लेके कभी भी बात नहीं करते, ये नंबरिंग सिर्फ प्रोग्रामिंग के लिए होती है आपकी। और अगर हार्ड कोड हुआ होगा तब भी नहीं होगा, हार्ड कोड गया, यानी कि हमारे पास एक मसला आया था कि कलर कोड्स खुलते हैं, वो 92 प्रीफिक्स के अंदर सारे कलर कोड खुलते थे, 99 तक फुल हो गए। अब उसके बाद एक नया कलर कोड, मेरी बात सुनो ना, ये देखो डिस्क्राइब डीपीटी कितने हैं ये, इसको आप बढ़ा सकते हैं ना, इसको बढ़ा सकते हाँ अब इसको बढ़ा, इसको कोई इशू नहीं है, ये इसका मैं जवाब दूंगा, लेकिन अभी वो टाइम नहीं है ना, हैं। सही सही। असल में वो सिनेरियो बाद में जब हम कंस्ट्रेंट भरेंगे ना प्राइमरी की फॉरेन की, तो उसके बाद फिर हमें जो है ना ये काम हम करके देखेंगे कि ऐसा सिनेरियो हो सकता है, ठीक है, लेकिन तकरीबन ऐसा नहीं होता। सर रिलेशन हटा के हो सकता है, रिलेशनशिप रिलेशन हटा दिया तो रिलेशन खत्म हो गया, इस दौरान में इनवैलिड डेटा चला गया तो सर रिलेशन अभी आर्जी तौर पे हटाया हमने, आपने आर्जी तौर पे हटाया, कंपनी के अंदर काम चल रहा है, सर रात में तो इंटरव्यू खाली होते हैं ना, हम्म रात में तो रात में आप जाएंगे जॉब पे, आप बोलते हैं 9 to 5 जॉब चाहिए मुझे, रात में काम नहीं करूंगा मैं, नहीं सही सर होगा। उन्होंने बोला 1 घंटा नहीं ट्रांजैक्शन मिलेगा। तो हर पेज में हो गया, हर मिनट हर सेकंड्स में ट्रांजैक्शन, मतलब हाँ अगर आप करना चाह रहे हैं आप ऐसे कर लें, ऑफ टाइम जो होता है आपका, जिस टाइम पे यूज़र कनेक्ट नहीं है, तो आप जो है उस टाइम पे ये काम कर लें, ठीक है, क्या ज़रूरत क्या है वैसे चेंज करने की। सर एक सवालों को इंटरव्यू में पागल दिमाग से बैठो तो कोई पूछ ले, इंटरव्यू के अंदर तो इससे भी घटिया सवाल होंगे, आप उसकी टेंशन नहीं लें, इससे भी घटिया सवाल होंगे आपसे। अच्छा अपडेट हम कर रहे थे, अपडेट, अच्छा एक और चीज़, हम ये हमारे पास डेटा है सिलेक्ट सेट फ्रॉम डीपीटी, हम चाह रहे हैं मार्केटिंग का जो डिपार्टमेंट है ना इसका नाम चेंज करना, ये नाम चेंज हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हम दो काम करना चाह रहे हैं, डिपार्टमेंट का नाम भी चेंज हो जाए और इसकी लोकेशन भी चेंज हो जाए, मतलब एट अ टाइम 2 कॉलम्स के अंदर वैल्यूज चेंज कर रहे हैं, ये आप कर सकते हैं। अपडेट डीपीटी सेट डी नेम इक्वल टू, इसका नाम हमने रख दिया फाइनेंस, ठीक है, कॉमा, एंड नहीं आएगा, कॉमा, और दूसरा कॉलम कौन सा है, लोकेशन इक्वल टू, इसको हमने कर दिया ये, कौन से डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं हम, वेयर डीपीटी एनओ इक्वल टू 50 वाले को कर रहे हैं हम, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम डीपीटी, यानी कि हम मल्टीपल कॉलम्स को भी एट अ टाइम चेंज कर सकते हैं। एक और करना था तो फिर कॉमा लगाता है, एंड की क्लॉज नहीं आती इसमें, कॉमा आता है, ठीक है। अब क्या किया इसने, अगर मल्टीपल कॉलम करेंगे दोबारा बताइए किस तरह होगा। मल्टीपल कॉलम को तो दिया है, आपने लिखा कि मुझे डी नेम में फाइनेंस लिखना है, लोकेशन में एलएचआर लिखना है, कौन से रिकॉर्ड पे, सर डिपार्टमेंट 50 और 20 दोनों एक साथ चेंज हो जाए। वेयर क्लॉज में आप क्या लिखेंगे, वेयर डीपीटी एनओ इन 50, 20, एक नाम के 2 डिपार्टमेंट क्यों रख रहे हो भाई, तुम मुझे बताओ। ये तो नाम भी चेंज हो जाए ना साथ साथ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बन रही। आप ये कर सकते हैं, जैसे हमने कहा डिपार्टमेंट नंबर 10 के तमाम एम्प्लॉयज की 25% सैलरी इंक्रीज हो जाए, डिक्रीज हो जाए, सेम वैल्यू देनी है तो आप तमाम को कर सकते हैं। अब आपने उसको अलग वैल्यू देनी है, उसको अलग देनी है, तो आप ये कर सकते हैं, अलग चीज़ है ना, टोटली अलग है, तो आप उसको अलग अलग अपडेट करेंगे। अच्छा अपडेट में अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाई तो क्या होगा, तमाम रिकॉर्ड्स अपडेट हो जाएंगे, तो आपको वेयर क्लॉज लगानी पड़ेगी। डिकोड के साथ इनका ये अगर 10 है तो इतना हो जाएगा, 20 है तो इतना हो जाएगा। डिकोड के साथ कर लेना, असाइनमेंट करना। ठीक है। आमतौर पे इस तरह से नहीं होता है अपडेट के स्टेटमेंट में, ये जो हम इतनी कॉम्प्लेक्स क्यूरीज करते हैं ये सिर्फ सिलेक्ट लेवल पर होती हैं। इंसर्ट अपडेट डिलीट पे बहुत सिंपल काम होता है, फॉर्म खुला हुआ होता है, आपने एंट्री कर रहे होते हैं आप, सिर्फ कॉलम एक्सट्रैक्ट बस इतना, हम कॉम्प्लिकेटेड उसमें नहीं जाते। डीएमएल आसान है वैसे। डीएमएल तभी एक ही चैप्टर की है आपकी, एक ही चैप्टर, जी एक ही चैप्टर है, ठीक है। हम इंसर्ट कर चुके हैं और अपडेट हमने कर लिया है और ये काम भी हमने कर लिया। अच्छा एक और चीज़ नहीं आ गई इसमें, ये क्या है, 2 कॉलम्स को अपडेट करें लेकिन सब क्यूरी के जरिए, ठीक है। ये कैसे, सब कुछ भी यूज कर सकते हैं। सब क्यूरी भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वेयर क्लॉज वगैरह जो है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी,
और मैं ये चाह रहा हूँ कि ये बंदा जो है इसका डिपार्टमेंट नंबर वो हो जाए जो कि फाइनेंस नाम का जो फाइनेंस के डिपार्टमेंट का जो भी नंबर है वो इसको असाइन हो जाए। तो हमने लिखा अपडेट ईएमपी सेट डीपीटीएनओ इक्वल टू, और यहाँ से मैंने लिखा सेलेक्ट डीपीटीएनओ फ्रॉम डीपीटी वेयर फाइनेंस। ठीक है, और किसको अपडेट करना है, वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू, अब नाम नंबर क्या था 8000, नहीं ये हमें तो इसको ही करना था, 8000 था खाली। ठीक है, अगर वेयर क्लॉज नहीं लगाई तो ये भी उसको कर देगा, 8000 था ना। ठीक है, अब आप चेक करें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी 50। ठीक है, मुझे नंबर नहीं पता था लेकिन मुझे डिपार्टमेंट का नाम पता था, तो हमने सब क्यूरी के जरिए अननोन बेस पे उसका नंबर निकाला और जो भी नंबर है इसको असाइन कर दिया। ऊपर चेक करें, यही नंबर है इसका फाइनेंस का 50 असाइन हो गया। तो यानी कि हम सब क्यूरी के बेस पे भी काम कर सकते हैं। ये भी वही एग्जांपल है कि अपडेटिंग रोज बेस्ड ऑन अनदर टेबल। तो ये काम भी हमने कर लिया इसके अंदर कि हम ईएमपी के अंदर अपडेट कर रहे थे लेकिन हमने वैल्यू डीपीटी के कॉलम से ली। रिमूविंग अ रो फ्रॉम अ टेबल, टेबल में से रिकॉर्ड डिलीट करना है। ठीक है, उससे पहले एक क्वेश्चन है मेरा, वो ये कि ये आपके पास डेटा है, ठीक है, कौन बताएगा, आप बताओ। सवाल तो पूछना है। ठीक है, पहले मैंने देख लिया ना कि कौन बता सकता है नहीं बता सकता। खैर, ये जो एम्प्लॉय है ना, इसकी हायर डेट क्या लिखी हुई आ रही है, कुछ नहीं, ये सवाल नहीं था। सवाल ये है कि इसकी मैं हायर डेट सेट करना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन सी कमांड लिखूंगा, इंसर्ट अपडेट डिलीट। हाँ भाई, अपडेट होगा, यहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं मौजूद, ठीक है, सही आ रहा है, इसका मतलब जाग रहे हो ना। ठीक है, यानी कि कोई भी वैल्यू रो के अंदर कोई भी वैल्यू मौजूद हो या नहीं हो, उसको चेंज करने के लिए हम अपडेट यूज करते हैं। अगर सर जैसे हायर डेट में 3-4 मिस है, नॉट इक्वल करके कर दिया जितनी वैल्यूज नल आ रही है, हाँ, अगर मैं लिख दूं अपडेट ईएमपी सेट हायर डेट इक्वल टू सिस डेट कर दिया, वेयर हायर डेट इज नल। ठीक है, वेयर क्लॉज की जो भी रेंज हमने पढ़ी है ना, वो तमाम इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। ठीक है, अब आप चेक करें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, तमाम की वो सेट कर दी उसने जहाँ जहाँ पे भी नल था। रिमूविंग अ रो फ्रॉम अ टेबल, सिंपल, टेबल में से कोई रिकॉर्ड ख़त्म करना है। अच्छा, अब दोबारा बता दो, ये जो हायर डेट है मुझे इसको ख़त्म करना है, क्या करूँ, अपडेट डिलीट इंसर्ट, हायर डेट मुझे ख़त्म करनी है, खाली सिर्फ अपडेट होगा ना, सिर्फ हायर डेट ख़त्म, डिलीट पूरी रो रिकॉर्ड आपका ख़त्म कर अगर दे। हम जैसे नल है, डेट हायर डेट नल थी, हाँ। अगर हम उसमें इंसर्ट यूज करते तो इंसर्ट का मतलब होता है नया रिकॉर्ड, ऑलरेडी जो डेटा आ चुका है उसको चेंज करने के लिए अपडेट यूज़ करते हैं। सर इसे डिलीट करने के बताया अभी आपने, क्या, डिलीट करने के कहते हैं ना, डिलीट करने तो कोई वो डिलीट हो जाएगा। हाँ, तो रो डिलीट करेंगे ना, वो करने ही जा रहे थे हम लोग। तो उसका सिंटैक्स है आपका डिलीट, और फ्रॉम का कीवर्ड जो है वो ऑप्शनल है। अगर मैं लिख दूँ डिलीट फ्रॉम ईएमपी या मैं लिख दूँ डिलीट ईएमपी, एक ही बात है, मर्जी है आपकी। अगर आप सिंटैक्स देखेंगे ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब है ये ऑप्शनल है। हमने कहा डिलीट ईएमपी वेयर एमजीआर इज नल, क्या करेगा, तो लेकिन इसमें प्रेजेंट भी चलेगा, एंड जॉब इज नॉट इक्वल टू प्रेसिडेंट, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी। प्रेसिडेंट को हमने बचा लिया हर बार की तरह, और बाकी रिकॉर्ड जो है उनको डिलीट कर दिया। ठीक है, अच्छा, इसमें भी वही चीज़ कि जी, यहाँ पर ऑलवेज चल जाएगा अपडेट। हाँ, आप इंसर्ट अपडेट डिलीट जो भी परफॉर्म करें, ये जब तक आप सेव नहीं करेंगे ये सेव नहीं होगा। आपने कमिट किया तो सेव हो जाएगा, रोल बैक लिखेंगे तो सब रिवर्स हो जाएगा। जितना भी किया अगर हमने जितना- जी हाँ, सिर्फ करंट सेशन के लिए होता है। सर जैसे अगर हमने कमिट कर दिया इसको, कमिट कर दिया, सेव हो गया, अब आप 36,000 बार भी रोल बैक लिखेंगे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि सेव हो चुका है। आपने जब मैंने एक बार वर्ड पे बनी हुई फाइल पे सेव कर दिया तो सेव हो गई ना। कॉन्टेक्ट करेंगे चलेंगे। दो लोग एक रो को अपडेट कर रहे एट अ टाइम एक रिकॉर्ड पर मल्टीपल यूज़र काम नहीं कर सकते। देखें, अगर ये मैं यही दिखाने जा रहा हूँ, ये आपके पास डेटा है,
सबसे पहला रिकॉर्ड है आपके पास 7369, हमने लिखा अपडेट ईएमपी सेट सेल इक्वल टू 2000 वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7369। कितनी सैलरी हो गई इसकी? ठीक है, एक्चुअल सैलरी कितनी थी? और अभी आपने 2000 कर दी। आपने सेव किया इसे? नहीं किया। हमने दूसरा सेशन खोला, दूसरा सेशन खोला है, वो चल रहा है 7369। इसको अपडेट करें। हाँ अपडेट करेंगे तो एक मिनट होगा। पहली बात यह है कि उस यूज़र ने 800 सैलरी को 2000 किया था, लेकिन क्योंकि उसने अभी सेव नहीं किया तो दूसरा जो भी यूज़र देखेगा उसको पुरानी वैल्यू नजर आएगी। एक बात, जिस रॉ पर करंटली डीएमएल परफॉर्म हो रही थी वो रिकॉर्ड लॉग हो जाते हैं। अगर किसी और यूज़र ने उसको चेंज करने की कोशिश की, डिलीट करने की कोशिश की, वो हैंग हो जाएगा, वेटिंग में चला जाएगा। अगर मैं लिख दूँ डिलीट ईएमपी, डिलीट करूँ या अपडेट करूँ इस रिकॉर्ड को, डिलीट ईएमपी वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 7369, मैंने एंटर कर दिया, क्या हुआ? हैंग हो गया। कितनी देर तक हैंग रहेगा? जब तक वो यूज़र अपनी ट्रांजैक्शन को फाइनलाइज नहीं करेगा, चाहे 1 मिनट लगे, 10 मिनट लगे, 1 घंटा लगे, 10 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 10 दिन लगे, जितना भी टाइम लगे, बंद ना हो जाए सिस्टम, वो एक अलग बात है। कंटिन्यूसली अगर चल रहा है उसकी कोई लिमिट नहीं है। ट्रांजैक्शन जब तक इस यूज़र की चल रही है, चाहिए इसमें जितना भी टाइम लगा दे, दूसरा यूज़र इस रिकॉर्ड को चेंज नहीं कर सकता। इसके आगे दूसरी क्वेरी लिखते हैं, दूसरे का चेंज करते हैं तो कोई बात नहीं, ये तो चलता रहेगा, वो हैंग है। अच्छा, जब तक इसको हम कमिट या रोल बैक नहीं करेंगे, जब तक आप ट्रांजैक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे वो हैंग रहेगा। अब मैं उसको हैंग में ही रखता हूँ, अब देखें वो कितनी देर तक हैंग रहता है। 2 मिनट तो हो चुके होंगे तकरीबन। इसको टाइम दिया हुआ है, इसकी कितनी देर- नहीं, फिर वो हम अलग सेटिंग है ना, कि हम देखते हैं कि भाई डेटाबेस में वेटिंग का एक इवेंट होता है, उसमें टाइम आ जाएगा कि कहीं पर कोई प्रॉब्लम है, तो वो डायग्नोस्टिक की क्यूरीज होती हैं, वो आपको दिखा देगा किस यूज़र ने किसको लॉक किया है, किस ऑब्जेक्ट पर ये लॉक लगा हुआ है। तो वहाँ पे हमें कोई इंडिकेशन मिल गई क्या कि हैंग हो गया, आप सेशन हैंग हो गया आपका, अब आप बंद कर दें इसको एक तरह से। Just like this, meeting call हो जाती है। अब जब जी इससे बाहर आने के लिए कोई कीज है या इसको बंद, अब सपोज करें अब मुझे खत्म। नहीं पता यूजर क्या करेगा, तो इसको डायरेक्ट बंद करना पड़ेगा। ये तो अब असल में ये गलत चीज़ है ना कि यूज़र ने एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म किया तो वो उसको सेव क्यों नहीं कर रहा? ठीक है, ये तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग इसी चीज़ की होती है कि यूज़र को ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करना है, वो लटका के ना रखे, या तो सेव करे या तो कैंसिल करे। अगर वो इस तरह से सेव या कैंसिल नहीं करेगा तो वो वेटिंग में चला गया, पेंडिंग में, तो उसकी वजह से दूसरा यूज़र अगर इस रिकॉर्ड पे काम कर रहा है, इसके अलावा किसी और रिकॉर्ड पे काम करेगा तो लॉक नहीं होगा। सेम रिकॉर्ड पे अगर उसने काम किया तब लॉक होगा। इसने रोल बैक कर दिया, जैसे ये रोल बैक करता है दूसरे सेशन जो है वहां पर रोड डिलीटेड का मैसेज आ गया। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स होते हैं जिन पे करंटली डीएमएल परफॉर्म हो रही थी वो लॉक हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि इसने अपडेट परफॉर्म किया था 7369 पर, ये लॉक हो गया, दूसरे यूज़र ने दूसरे सेशन से किसी और रिकॉर्ड पे अगर डीएमएल परफॉर्म की तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो अलग रो है। टेबल हालांकि सेम है लेकिन रिकॉर्ड अलग है। ठीक है, यह आपके पास डेटा है। अब मैं रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रहा हूँ, वो जो कि डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं। डिलीट ईएमपी वेयर डीपीटीएन इक्वल टू 10। ठीक है, रोल बैक किया, वापस आ जाएंगे। अगर आपने वेयर क्लॉज नहीं लगाई तमाम रिकॉर्ड डिलीट हो जाएंगे। अगर मैं लिख दूँ डिलीट ईएमपी, रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अगर सेव कर दूंगा तो सेव हो गया, अब डेटा वापस नहीं आएगा आपका। सर ये 10G में फिर एक वो एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे एक चीज़ है, एक फीचर है फ्लैशबैक, जो इसको अभी भी वापस ला सकता है। जी ये बिल्कुल ट्रांस का काम किया इसने। जी, रिसाइकिल बिन का ये है कि टेबल ड्रॉप हो जाए तो वापस आ जाता है। ये टेबल डीएमएल परफॉर्म हुई है और सेव कर दिया। हाँ, एंड यूजर कर सकता है या डीबीआर होगा वो करेगा? एंड यूज़र जो है, अगर आप इन्वायरमेंट के हिसाब से देंगे, एंड यूज़र के बाद तो एसक्यूएल प्लस है ही नहीं ना, उसके बाद तो फॉर्म खुला हुआ है। जो अगर एसक्यूएल यूज़ कर रहा है तो वहाँ पर ये काम हो सकता है। यूज़र अपने टेबल पर फ्लैशबैक परफॉर्म कर सकता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। पढ़ेंगे नहीं, ट्रेलर देखेंगे एसक्यूएल के अंदर। ट्रंकेट पे डेटा फिर आप डीबीए को दे दें, फिर उसका काम है। सर डिलीट में पूरा टेबल डिलीट हो गया, सब रिकॉर्ड डिलीट होगा?
डिलीट का मतलब है आप ये जो इंसर्ट अपडेट डिलीट कर रहे हैं ये टेबल के अंदर मौजूद डेटा के लिए, स्ट्रक्चर लेवल पे काम ही नहीं हो रहा ना। अगर आपने डिलीट ईएमपी किया तो इसका मतलब है टेबल के अंदर मौजूद डेटा खत्म कर दो, टेबल खाली रह जाएगा, इसका मतलब है टेबल मौजूद है। टेबल मौजूद है, डाटा नहीं है। ट्रंकेट का मतलब है कि परमानेंटली डेटा इरेज हो गया। इसको अपडेट के थ्रू नल भी कर सकते हैं, किसको? टेबल को अपडेट के थ्रू नल की कमांड भी दे सकते हैं। मतलब कौन सा, कोई स्पेसिफिक कॉलम को करोगे ना आप नल? नहीं, अगर बहुत लंबी कमांड बनाना चाहे तो हर जब इतनी छोटी सी कमांड आपको मिल रही है तो आप इतनी बड़ी कमांड लिख दें, ठीक है। अच्छा, सर ट्रंकेट पूरा स्ट्रक्चर डिलीट करना है। ट्रंकेट डेटा जो कि डिलीट भी डेटा डिलीट कर रही है लेकिन रोल बैक से वापस आ जाता है, ट्रंकेट से परमानेंट खत्म कर देगा, वापस नहीं आएगा, ट्रंकेट से पूरा डेटा स्ट्रक्चर रहता है उसमें। ये कमांड चलेगी या नहीं? यस सर, डिपार्टमेंट नंबर का डिपार्टमेंट का वेयर क्लॉज नहीं लिखी मैंने। नहीं चलेगी हाँ। सर, नहीं चलेगी सर, नहीं चलेगी। क्यों? सर डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज जो है डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, जब तक वो डिलीट नहीं होगा जाहिर है मास्टर रिकॉर्ड कभी भी डिलीट नहीं होता जब तक उसकी डिटेल है, ठीक है। सर डिपार्टमेंट नंबर तो मौजूद है ना उसमें ऑलरेडी। कहाँ पर भाई? डिपार्टमेंट नंबर 10, 20 और 30 मौजूद है, आप इनको डिलीट करें, इनकी डिटेल भी तो मौजूद है दूसरे टेबल के अंदर। सर ये जो डिपार्टमेंट लिखा है, डिपार्टमेंट नेम था या नंबर था? सिर्फ डिपार्टमेंट क्या लिखा हुआ? डीपीटी का टेबल डिलीट कर दो। अगर हम लिखें सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम डीपीटी और मैं लिखा डिलीट सही डीपीटी वेयर डीपीटी एनो इक्वल टू 40, डीपीटी एनो हो जाएगा। ये डिलीट इस वजह से होगा क्योंकि डिपार्टमेंट नंबर 40 में कोई काम नहीं करता। लेकिन अगर हमने लिखा डिलीट डीपीटी वेयर डीपीटी एनो इक्वल टू 10, ये डिलीट होगा क्योंकि इसके अंदर एम्प्लॉयज काम करते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज, ठीक है ना? मुझे पता चल जाता है ना क्या हालत हो रही है।